नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की, पंजाब लोकसभा कांग्रेस का भी हुआ विलय। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। हिंदू नेता आचार्य स्वामी धर्मेंद्र ने जयपुर के हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। यूपी में विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी सदस्यों ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। देश में पहली बार यूपी विधानसभा का एक दिन महिला सदस्यों के नाम होगा, सीएम योगी ने इसकी घोषणा की। कांग्रेस में जल्द ही अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, क्या राहुल गांधी फिर से बनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष? बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे खबर की और बात करते हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनकी पार्टी पंजाब लोकसभा कांग्रेस भी भाजपा में विलय हो गया है। इससे पहले उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर नई सियासी दल बनाया था। कैप्टन की पत्नी परनीत कौर इस समय पटियाला में कांग्रेस के सांसद हैं। वह अभी कांग्रेस में ही रहेगी। बीते विधानसभा चुनाव में कैप्टन ने कांग्रेस से किनारा कर पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कर पंजाब में भाजपा के साथ गठबंधन किया था। उस समय उनके बेटे रणेंद्र सिंह ने ही भाजपा के साथ तालमेल कर टिकट की बंटवारे में अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन पंजाब में आपकी आंधी के आने के सामने कैप्टन की पार्टी उठ गई और भाजपा के हाशिए पर चल गई। पंजाब में भाजपा जगह बनाने के लिए प्रयास कर रही है। भाजपा लंबे समय से पंजाब में एक मजबूत सिख चेहरे की तलाश कर रही है जो हिंदू निर्वाचन क्षेत्र को भी स्वीकार्य हो। अमरिंदर सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं। जब वह पंजाब में सीएम थे तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि पीएम संपर्क करने पर हमेशा सहयोग करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार कांग्रेस से पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी क्या भूमिका रहेगी। कैप्टन इस समय 80 साल के हैं, वह भाजपा 75 से ऊपर नेताओं को टिकट नहीं देता। ऐसे में कैप्टन के लिए डगर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि बेटी जयेंद्र कौर उनका राजनीतिक काम संभालती है। पंजाब के चुनाव में उनकी भूमिका पहली कतार में थी। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी बेटी को भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। विधानसभा की सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही सोमवार को 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई और तभी बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण दोपहर सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच सदन में स्पीकर सीपी जोशी ने राज्यपाल को लौटाए गए 2 बिलों को ब्यौरा रखा। इसके बाद 4 बिल सदन में रखे गए। तीसरी बार कार्यवाही शुरू हुई तो पूर्व सांसद तानसी जाटव, पूर्व विधायक आदराम मेघवाल, इंदिरा मायराम, पराक्रम सिंह भरतलाल और जयकृष्ण तोसवाल को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शोक अभिव्यक्ति के व्यक्त बीजेपी विधायकों ने हंगामा नहीं किया। पुष्कर से बीजेपी विधायक सुरेश रावत लंबी बीमारी और गायों की मौत को लेकर विरोध जताने एक गाय लेकर विधानसभा पहुंचे थे। विधानसभा के बाहर ही गाय रस्सी चुराकर भाग गई। गाय सड़क पर इस कदर भागी कि गाड़ियों से गुजर रहे लोगों में भी घबराहट फैल गई। इस दौरान एक बार की विधानसभा के बाहर सुरक्षा कर्मियों में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद विधायक रावत ने कहा कि सरकार और पुलिस से नाराज होकर यह गाय भागी है। गाय की नाराजगी मुझसे नहीं है, क्योंकि मैंने तो 10 लाख रुपए दिए हैं। विधानसभा में लंबी और गायों की मौत का मुद्दा उठाया जाएगा। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी विधायकों ने बेल में आकर सवालों का कोटा खत्म करने सहित कई मुद्दों पर हंगामा और नारेबाजी भी शुरू कर दी थी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र का 17 अवसर नहीं करके सीधे बैठक बुलाई गई है। इन 6 महीने के पीरियड में खूब उठापटक हुई, जिसके बारे में सवाल बनते हैं। पहली बार हुआ है कि विधायक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। जिन विधायकों का 100 सवालों का कोटा पूरा हो गया हो, उसे सवाल पूछने से बैन कर दिया। हमारे अधिकार का हनन किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीच में बोलने लगे और कहा कि ये
किस मुंह से बोल रहे हैं। बीजेपी राज में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बाद हंगामा बढ़ गया। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। आरएलपी के 3 विधायकों ने विधानसभा के बेल में आकर लंपी गायों से बचाने के स्लोगन को लिखी तख्तियां लहराई। तीनों बीजेपी विधायकों के साथ बेल में ही थे। आरएलपी विधायक दल के नेता पुखराज गर्ग, विधायक नारायण बेनीवाल और इंदिरा बावरी ने सदन में तख्तियों लहराकर विरोध जताया। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी से चैम्बर में धरना दिया। बीजेपी विधायकों ने सवाल पूछने का कोटा खत्म हो जाने का विरोध में स्पीकर के चैम्बर में धरने पर बैठकर विरोध जताया। बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि विपक्ष के प्रति भाजपा का रवैया द्वेष व अहंकारपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के प्रति चिंतित नहीं है। यही कारण है कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से जूझती जनता के लिए सुधार कार्य नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी विधानसभा मानसून सत्र से पहले भाजपा का दावा है कि प्रतिपक्ष यहां बेरोजगार है। यह उनकी अहंकारी सोच व गैर जिम्मेदाराना रवैया को उजागर करता है। सरकार की सोच जनहित व जनकल्याणकार के प्रति ईमानदारी एवं वफादारी साबित करने की होनी चाहिए, न कि प्रतिपक्ष के विरुद्ध द्वेषपूर्ण रवैये की। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार अगर प्रदेश के समुचित विकास व जनहित के प्रति चिंतित व गंभीर होती तो उनका यह विपक्ष विरोधी बयान नहीं आता, बल्कि वे बताते कि जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी एवं गड्ढा युक्त सड़क, बदतर शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था में नजर आने वाला सुधार किया व पलायन भी रोका है। बात करते हैं हिंदू नेता आचार्य स्वामी धर्मेंद्र ने सोमवार को जयपुर के एमएसएम हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उनका आईसीयू में इलाज चल रहा था। पिछले करीब 1 महीने पहले उन्होंने एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वे आंत की बीमारी के ग्रसित थे। आचार्य धर्मेंद्र के निधन पर देश भर के हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने दुख जताया है। आचार्य ने श्री राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहकर अपना अहम योगदान दिया था। वे विश्व हिंदू परिषद में लंबे समय तक जुड़े थे। इस दौरान काफी चर्चा में रहे थे। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। पिछले सप्ताह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी उनसे मिलने एमएसएम अस्पताल पहुंचे थे। महात्मा रामचंद्र वीर महाराज के पुत्र आचार्य धर्मेंद्र का जन्म 9 जनवरी 1942 को गुजरात के मालवाड़ा में हुआ। उन पर पिता महात्मा रामचंद्र बीज महाराज के आदर्शों और व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा है। आचार्य ने मात्र 13 साल की उम्र में बजरंग नाम के एक समर्पण पत्र निकाला। वे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में रहे। उन्होंने महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद वे सुर्खियों में रहे। बताते हैं कि बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण श्री, उमा भारती सहित आचार्य धर्मेंद्र को भी आरोपी माना गया था। आचार्य स्वामी धर्मेंद्र के 2 बेटे सोमेंद्र शर्मा और प्रवींद्र शर्मा हैं। सोमेंद्र की पत्नी और आचार्य की पुत्रवधू अर्चना शर्मा वर्तमान में गहलोत सरकार में समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आचार्य राम मंदिर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते थे। बाबरी विध्वंस मामले में उन्होंने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं आरोपी नंबर 1 हूँ, सजा से डरना क्या, जो किया सबके सामने चौड़े में किया है। यूपी में विधानसभा सत्र से पहले दिन सभी सदस्यों ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सपा ने सत्र का बहिष्कार किया और पदयात्रा रोके जाने से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी विधायक व कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और छिदम विधानसभा का आयोजन कर शोक व्यक्त किया। कुछ देर बाद सपा का धरना समाप्त हो गया। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन ही सपा नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पदयात्रा की। सपा नेता व कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया, जिस पर नाराज होकर अखिलेश यादव अपने विधायकों व कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उधर विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई। इसके पहले मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जनता को इस सत्र से बड़ी उम्मीद है। सत्र के पहले दिन सभी सदस्यों ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया।
सपा ने धरना स्थल पर ही शोक व्यक्त किया। रास्ते में ही रुके जाने से नाराज सपाइयों ने सड़क पर ही छदम विधानसभा आयोजित कर वंदे मातरम के नारे लगाए और विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। इसके बाद धरना खत्म कर सभी सपा कार्यालय लौट गए। मार्च के दौरान रूट बदलने के सपाइयों नाराज हो गए थे और पहले से ही तयशुदा मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति मांग रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि रोकना था तो कल परमिशन ही क्यों दी। प्रशासन का कहना है कि जीपीओ के बजाय वीवीआईपी गेस्ट हाउस और एनेक्स होते हुए विधानसभा जाए। इस पर अखिलेश यादव व सपा विधायक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सपा ने बढ़ती महंगाई, किसानों की समस्या और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार के विरोध में इस पदयात्रा का आयोजन किया था। पदयात्रा को लेकर विक्रमादित्य मार्ग को छावनी बना दिया गया। वीवीआईपी चौराहे से लेकर सपा कार्यालय तक बैरिकेडिंग कर भारी संख्या में फोर्स लगा दी गई। इस रास्ते पर आम लोगों के आवागमन बंद कर दिया गया। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार शुरू हो गया। 23 सितंबर तक चलने वाले 18वीं विधानसभा के दूसरे सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें महाना ने सभी दलों के सदन को सुचारू रूप से चलने में मदद का भी अनुरोध किया, लेकिन विपक्ष ने महंगाई व कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार घेरने का ऐलान किया है। मुख्य विपक्षी सपा के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार फेल रही है। प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं पर अपराध का ग्राफ ज्यादा बढ़ रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। महंगाई से जनता को 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को सदन में इन मुद्दों का आधार पर घेरा जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, बसपा के उमाशंकर सिंह, लालौद के राजपाल बलियान, सुभाष सपा के बैरदीराम ने भी महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने का ऐलान किया है। बैठक में अपना दल एस राम निवास वर्मा, निवास पार्टी से अनिल कुमार त्रिपाठी और जनसत्ता दल से विनोद सरोज भी शामिल हुए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं, देश में पहली बार यूपी विधानसभा का एक दिन महिला सदस्यों के नाम होगा। 19 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले रविवार को सीएम योगी ने इसकी घोषणा की। भाजपा और सहयोगी दलों के विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस बार के मानसून सत्र में हमने 22 सितंबर का दिन दोनों सदनों की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित रखा है। देश की किसी विधानसभा में ऐसा पहली बार हो रहा है। उस दिन विधानसभा की 40 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य अपनी विषय रखेंगे। सीएम योगी ने महिला सदस्यों से अनुरोध करते हुए कहा कि वह राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे हैं मिशन शक्ति कार्यक्रम में विषय में जरूर बोले। सीएम योगी ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से अनुरोध करते हुए कहा कि इस दिन को विशेष बनाने के लिए महिला सदस्य को दोनों सदनों में पीठासीन अधिकार बनाएं। सीएम योगी ने कहा कि जनप्रतिनिधि को एक जननेता बनने के लिए कुछ मौलिक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब विधानमंडल की कार्यवाही चल रही हो तो उस दौरान हम पूरी तन्मयता के साथ उसमें हिस्सा लें, साथ ही अपने आचरण और समय का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जो सदस्य सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पा रहे हैं वो अपने सचितक के उसकी जानकारी दें, जिसमें समय पर कार्यवाही प्रारंभ हो सके। भाजपा एवं सहयोगी दल के सभी सदस्य तय समय और ज्यादा से ज्यादा समय तक सदन में मौजूद रहे। इस दौरान सरकार के सभी कार्यों का समर्थन करें और अपनी मजबूत स्थिति का एहसास कराएं। सीएम योगी ने कहा कि हम सत्ता पक्ष के सदस्य हैं और उसी अनुरूप व्यवहार करें, जिसमें आम जन में अच्छा संदेश जाए। सभी सदस्य तथ्यों पर आधारित ठोस तरीके से अपनी बात रखें।
विधानसभा की पूरी कार्यवाही रिकॉर्ड पर जाती है। भविष्य में जब कोई आपका भाषण को पढ़े तो उसे गौरव की अनुभूति हो। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री सदन में अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखें। लंबी वायरस से ज्वलंत मुद्दा है। राजस्थान समेत कई राज्यों में स्थितियां खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में अच्छा कार्य हुआ है, इसको देखते हुए पशुधन मंत्री अपनी बात दोनों सदन में लिखित में रखे। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने की कोशिश करेगा। विपक्ष के अंदर एक नकारात्मकता है, ये बात प्रदेश की जनता भी जानती है और उनसे वैसे ही व्यवहार की उपेक्षा भी करती है। इसी बात का विशेष ध्यान रखें कि हम अपनी तरफ से बेरोजगार विपक्ष को कोई मुद्दा न दें। बात करते हैं सोनाली फोकट हत्याकांड की, तो जब जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है, जांच के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनके आधार पर सीबीआई को शक है कि सोनाली फोकट की हत्या की साजिश गोवा के बाहर रच गई है। इसलिए सीबीआई को गोवा के अलावा दिल्ली, हरियाणा तक जांच का दायरा बढ़ा सकती है। सीबीआई का मानना है कि सोनाली हत्याकांड भले ही गोवा में अंजाम दिया गया हो, लेकिन उसका षड्यंत्र कहीं और से रच जाने की आशंका है। सोनाली फोकट हत्याकांड के दोनों आरोपी सुदेश सांगवान और सुखविंदर को पूछताछ के लिए सीबीआई दिल्ली ला सकती है। न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद सीबीआई कोर्ट से दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाने की अनुमति मांगेगी। सीबीआई की एक टीम 2 दिन पहले फतेहाबाद के गांव पुथल कला पहुंची थी, जहां सोनाली फोकट के परिजनों से भी टीम ने मुलाकात की थी। इस दौरान टीम ने गोवा थाने में दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी परिजनों को सौंपी थी। हत्याकांड की जांच के लिए गोवा पुलिस पहुंची सीबीआई की टीम ने लगभग सभी सबूतों गोवा पुलिस से ले लिए। साथ ही जांच के दौरान टीम उन सभी जगहों पर गई जहां सोनाली फोकट और दोनों आरोपी गए थे। ब्रिटेन के लिस्टर शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय में लोगों में झड़पों में बाद तनाव है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त को दुबई में भारत के खिलाफ खेले गए एशिया कप मैच में पाकिस्तान की हार से हुई। 2 दिन पहले शहर में पूर्वी इलाके में दोनों समुदायों के टकराव के बाद माहौल ज्यादा बिगड़ गया। शांति की अपील करने के साथ ही पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर हमला करने और रैलियां निकालने के आरोप लगाए हैं। ज्यादातर प्रदर्शन बेलग्रेव रोड पर हुए हैं। इस इलाके में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोगों के कई रेस्तरां हैं। पुलिस ने सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए डिस्पर्सल ऑर्डर जारी कर दिया है। इसके तहत किसी को भी रोका जा सकता है और पूछताछ की जा सकती है। 16 से कम उम्र के लोगों में घरों में रहने के लिए कहा गया है। 28 अगस्त को मैच के बाद भी शहर के बेलग्रेव इलाके में मेल्टन रोड पर हिंसा हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद भी झड़पें जारी रही। तब पुलिस ने 19 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एक्टिंग चीफ कांस्टेबल रोब निक्सन के मुताबिक पुलिस का अभियान अभी जारी रहेगा। बिना इजाजत के प्रदर्शन के बाद रविवार को पुलिस ने शहर के बेलग्रेव रोड बंद कर दिया। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात कई बार दोनों गुटों में झड़पें हुई है। दोनों की तरफ से एक दूसरे को पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई। कारों में तोड़फोड़ और जगह जगह पर मारपीट भी हुई। इस हिंसा के बाद सामुदायिक नेताओं ने शांति की अपील की है। रविवार देर शाम भी प्रदर्शनकारी सड़क पर मौजूद रहे। हालात ज्यादा न बिगड़े, इसलिए पुलिस को कई बार भीड़ को खदेड़ना भी पड़ा। सख्ती की वजह से माहौल पहले से शांत रहा है। लिस्टर शहर में रेस्तरां चलाने वाले आवेज खान के मुताबिक भारत पाकिस्तान मैच के बाद ही काम मंदा है। ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जो भी आना चाहते हैं वे भी तनाव की वजह से लौट रहे हैं। हमारा ही नहीं, सभी का कारोबार बंद है। हिंसा की वजह से लोग डरे हुए हैं और वे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि उपचुनाव में डबल इंजन की सरकार फेल हुई है। इस चुनाव में कांग्रेस का तंबू लगेगा और भाजपा का उठेगा। कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सिंडेला कहा तो सीएम जयराम को बुरा लगा। मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में लांबा ने आरोप लगाया कि उज्ज्वला योजना फेल हुई तो 9,000 ने ही सिलेंडर भरवाए हैं। कहा कि भाजपा सरकार जुमलों की सरकार है। मुख्यमंत्री दिल्ली के नेताओं के हाथ ही कठपुतली है। जिस मुख्यमंत्री की प्रशासन में पकड़ नहीं, वो हिमाचल की जनता में कैसे पकड़ रखेंगे। अग्निपथ योजना युवाओं के धोखा है। कांग्रेस सत्ता में आई तो पुरानी सेना भर्ती लागू करेंगे।
नई भर्ती करेंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन में 8 चीते तो आए, लेकिन नौकरियां नहीं आई हैं। सदस्यों का यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मंडी लोकसभा के हर एक मतदाता का, जिसने पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भरोसा दिखाया। मंडी लोकसभा उपचुनाव के साथ हिमाचल की 3 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए। भाजपा की डबल इंजन की सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर औंधे मुंह आकर गिरी। हिमाचल की जनता ने साफ, खासतौर से मंडी लोकसभा कहूंगी, साफ संदेश दिया कि आपका विकास का नारा खोखले है। अभी मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को सुन रही थी, मंडी में है, मंडी वालों की तरफ से सवाल पूछेंगे, जवाब आपको देना होगा। कहकर गए हैं कि कांग्रेस का तंबू नहीं लग पाएगा। कांग्रेस का तंबू लग पाएगा या नहीं जयराम ठाकुर जी, लेकिन मंडी के साथ साथ हिमाचल की जनता ने भाजपा के तंबू को उखाड़ फेंकने की ठान ली है। कारण फिर बता रही हूं, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी। देखिएगा, सिंड्रेला ईरानी, बुरा लगा जयराम ठाकुर जी को, मैंने सिंड्रेला क्यों कहा। महंगाई एक समय पर भाजपा के लिए डायन थी, अब डार्लिंग हो गई है। क्या कहती है स्मृति ईरानी जी, महिला बाल विकास मंत्री है, महिलाओं की चिंता के बारे में। हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना से 1,36,000, क्या इनका दावा है, 1,36,000 बहनें को उज्ज्वला योजना में गैस मिल। बात करते हैं रीवा जिले की नईगढ़ी थाना अंतर्गत अष्टभुजी माता मंदिर में 16 साल की लड़की से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिए गए हैं। वहीं पिछले 3 दरिंदों के घर को चिन्हित कर लिया गया है। संभवतः सोमवार को अवैध अतिक्रमण गिनाने की कार्रवाई भी की गई। एसएसपी अनिल सोनकर ने बताया कि रविवार की शाम मऊगंज अनुभाग का पुलिस प्रशासन लाव लश्कर के साथ आरोपियों का घर पहुंचा था। वहां राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपियों के घर की नापजोख कराई गई। इसके बाद अवैध निर्माण मिलने पर तीनों दरिंदों के घर पर बुलडोजर लगाकर ढहा दिया गया। मऊगंज एसडीओपी नवीन दुबे ने बताया कि 16 वर्षीय लड़की अपने दोस्त के साथ शुक्रवार को दोपहर अष्टभुजी माता मंदिर गई थी। दर्शन करने के बाद दोनों मंदिर में बगल में लगे जंगल में जाकर घूमने लगे। तभी 2 बाल अपचारी सहित 6 आरोपियों ने दोनों को बंधक बना लिया। फिर किशोरी के कचरे के ढेर में ले जाकर गैंगरेप किया, साथ ही मारपीट करते हुए मोबाइल व पायल भी छीन ली। शनिवार की शाम 6 आरोपियों को चिन्हित करने के बाद आईपीसी की धारा 374 डी, 395, 506 व पॉक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। रविवार की सुबह नईगढ़ी थाना प्रभारी मिथिलेश सिंह यादव ने शिवम यादव, किशन बहेलिया, विद्यासागर लहेरिया सभी निवासी लालगंज को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस का दावा है कि ज्यादातर गैंगरेप के आरोपी बाल अपचारी है, लेकिन सभी लोगों की मार्कशीट नहीं मिल पाई है। ऐसे में डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं हो पाई है। चर्चा है कि फरार 3 आरोपियों भी नाबालिग हो सकते हैं। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में।
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर और बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में हुए काश्मीरी पंडित को नरसंहार की एसआईटी के जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। यह याचिका नरसंहार में मारे गए टीकालाल टपलू के बेटे आशुतोष टपलू ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर उन्होंने यह याचिका वापस ले ली। शीर्ष कोर्ट ने टपलू से कहा कि यह मांग उपयुक्त मंच पर करे। टीकालाल टपलू की कश्मीर में हुई नरसंहार के दौरान JKLF के आतंकियों ने नृशंस हत्या कर दी थी। याचिका में कहा गया था कि 32 साल बीत गए हैं, परिवार को यह भी नहीं पता कि मामले में किस तरह की जांच हुई। परिवार को FIR की कॉपी तक नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता ने 1984 में सिख नरसंहार के 3 दशक बाद जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित SIT का भी हवाला दिया और टपलू की हत्या में SIT जांच की मांग की। कोर्ट ने कहा कि हमने पहले इसके मिलती जुलती याचिका खारिज की है, जब इसे नहीं सुन सकते। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्य सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। खान ने आरोप लगाया कि उन पर कन्नौज में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हमला हुआ। उधर केरल सरकार ने कहा कि राज्यपाल सिर्फ कुछ समय के लिए विधेयकों को रोक सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते। राज्यपाल ने कहा कि कन्नौज में मुझ पर हमले के वीडियो में आप एक वरिष्ठ नेता को देख सकते हैं, जो अब मुख्यमंत्री कार्यकाल में यही नेता पुलिस को कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। राज्यपाल ने आज राजभवन में सभागार में अप्रत्याशित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2019 में कन्नूर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर उनके साथ हुई मारपीट के वीडियो साझा किए। 2 बड़ी स्क्रीन पर उन्होंने घटना के वीडियो साझा करते हुए कहा कि इसमें एक वरिष्ठ अधिकारी को पुलिस को कर्तव्य के निर्वहन से रोकते हुए देखा जा सकता है। राज्यपाल खान ने कहा कि ऐसे राज्य में जहां लोगों को काली शर्ट पहनकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसी घटनाएं होती हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और लोगों को मुझ तक पहुंचने से रोका। खान ने आरोप लगाया कि कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि मैं मंच पर मौजूद रहूं, तभी हमला किया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसकी FIR नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस के मामले में संज्ञान नहीं लेने को भी कहा गया था। यह हमला बड़ा अपराध था। हमलावर मुझे मारना नहीं चाहते थे, मुझे सिर्फ डराना चाहते थे। उधर केरल के मंत्री पी राजीव ने कोच्चि में कहा कि विधानसभा में पारित विधेयक को राज्यपाल बेमुद्दत समय तक नहीं रोक सकते। संविधान में राज्यपाल को विधेयक को मंजूरी रोकने या फिर राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार है। उन्हें विधेयक खारिज करने का अधिकार नहीं है। इससे पूर्व केरल के राज्यपाल खान ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से भी मुलाकात की थी। राज्यपाल ने इसके बारे में मीडिया से बात करते हुए इनकार कर दिया है। पिछले महीने राज्यपाल ने CM पिनराई विजयन और कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वह मुझे शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की साजिश में शामिल थे। साथ ही कुलपति पर निशान साधते हुए उन्होंने कहा था कि वह एक अपराधी है, वह राजनीति के कारणों से कुलपति बन बैठे हैं। अमेरिका के निवादा स्टेट में एक जेट क्रैश हो गया, जिस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। हादसा STIHL नेशनल चैंपियनशिप एयर रेस के दौरान हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस के दौरान कई जेट्स ने उड़ान भरी। इनमें से एक जेट अचानक ही गिरता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही जेट जमीन से टकराया, उसमें आग लग गई। घटनास्थल पर धुएं का गुबार उठ गया और जेट का मलबा दिखा। रेनो एयर रेसिंग एसोसिएशन के चेयरमैन और CEO फ्रेड टेलिंग ने कहा कि इस एयर रेसिंग इवेंट में 152 जेट्स ने हिस्सा लिया।
156 पायलट्स मौजूद थे। एयर रेसिंग के तीसरे लैप के दौरान भयानक हादसा हो गया। इसमें पायलट की मौत हो चुकी है। हादसा कैसे हुआ इसकी वजह फिलहाल नहीं पता चली है। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इस हादसे की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा, हादसे के बाद सभी जेट्स की लैंडिंग करवाई गई। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। 2022 के सभी रेस ऑपरेशन सस्पेंड करवा दिए गए हैं। हम हादसे में मारे गए पायलट के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब रेसिंग के दौरान कोई हादसा हुआ हो। 2011 में रेन एयर रेस के दौरान भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। एक जेट संतुलन बिगड़ने के बाद ऑडियंस के बीच क्रैश हो गया था। हादसे में पायलट समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2014 में विंग्स में खराबी आने के कारण एक जेट क्रैश हो गया था। इसमें एक रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट की मौत हो गई थी। हादसे के देखते रेसिंग एसोसिएशन पर पायलट्स और ऑडियंस की सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बिहार में बेगूसराय के बाद अब वैशाली में बदमाशों को ताबड़तोड़ फायरिंग की है। रात 10 बजे बीच बाजार हुई फायरिंग से लोगों में दहशत है। बताया जा रहा है कि इन बाइक सवारों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर आरोपियों को तलाश शुरू कर दी है। एक दुकानदार ने बताया कि ये घटना पासवान चौक पर हुई। जब मैं रात 10 बजे दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोलियां बरसाई। वो 500 मीटर तक फायरिंग करते चले गए। इसके बाद भाग गए। पहली गोली जब चली, मैं छिप गया था। बदमाशों ने बाइक नहीं रोकी। पीछे बैठा एक बदमाश फायरिंग करता रहा। घटना के बाद आसपास के लोगों को भीड़ लगी। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जिस दिशा में बदमाश गए थे, पुलिस ने उस इलाके की नाकेबंदी कर दी है। इसके बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन बदमाश नहीं दिखे। नगर थाना के एसआई शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि बाजार के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि 7 दिन पहले बेगूसराय में क्या हुआ था। वहां भी इसी तरह हाईवे पर कुछ बदमाशों ने शरेआम गोलियां बरसाई थी। 13 सितंबर को बेगूसराय जिले में हाईवे पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने लगभग 25 किलोमीटर तक पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इसमें तेघरा थाना क्षेत्र के अयोध्या चौक के पास गोली लगने से एक शख्स की सड़क पर ही मौत हो गई। वारदात में बछवाड़ा, फुलवरिया, बरौनी और चाकिया इलाकों में 10 लोग घायल हो गए थे। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया था। गोलीबारी की घटना से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, जबकि बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते रहे। कांग्रेस में जल्दी अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के कई नेताओं के नाम चर्चा में है। इस बीच राहुल गांधी को पार्टी फिर से कमान देने की मांग तेजी से उठ रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में एक प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव में कहा गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष को प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए। राज्य के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस समितियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति समेत राष्ट्रीय अध्यक्षों जो भी फैसला करेंगे उसका पालन होगा। साथ ही में राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया एक और प्रस्ताव भी पारित किया गया है। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहिए। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और अन्य नेता भी शामिल थे। बघेल ने कहा कि आज प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों की बैठक में 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। एक कांग्रेस प्रतिनिधि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के लिए एआईसीसी अध्यक्ष को अधिकृत किया गया और दूसरा राहुल गांधी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाले। राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए प्रस्ताव पारित करने वाला तीसरा राज्य गुजरात है। गुजरात कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में ये मांग की गई। सभी सदस्यों ने तालियां बजाकर इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया।
प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवई जी के अध्यक्षता में हुई। विशेष रूप से प्रभारी हमारे PL पुनिया जी, चंदन यादव जी, मोहन मरकाम जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण और सभी हमारे निर्वाचित PCC डेलीगेट उपस्थित थे। महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। मोहन मरकाम जी ने AICC डेलीगेट का PCC चीफ, प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया है और समर्थन मैंने, PS सिंहदेव जी ने और अन्य साथियों ने किया। दूसरा प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः राहुल जी आरूढ़ हों, इसके लिए मैंने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए। इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, TS सिंहदेव जी ने, चरणदास जी ने, डॉक्टर प्रिंस टेकाम जी ने, C डहरिया जी ने इसका समर्थन किया है और सभी दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुआ है और इसे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो निर्वाचन अधिकारी है मसूदन मिस्त्री जी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर और बात करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयोग ने सिक्किम के 5 राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया गया है। वे 49 दलों में शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में चुनाव आयोग ने सूची से हटाया है। यह जानकारी सिक्किम के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने दी। सिक्किम के जिन 5 राज्य पार्टियों को सूची से हटाया उनमें सिक्किम कोखरा प्रजातांत्रिक पार्टी, सिक्किम हिमालयी परिषद पार्टी, सिक्किम जन एकता पार्टी, सिक्किम लिबरेशन पार्टी और सिक्किम संग्राम परिषद शामिल है। सिक्किम CEO के कार्यालय ने कहा कि अगर राज्य के किसी भी राजनीतिक दल इस पर फैसले से असंतुष्ट है तो वे 30 दिनों के भीतर सिक्किम CEO कार्यालय या ECI से संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल में मानसून सत्र के पहले दिन कार्यवाही सिर्फ 25 तक चली। विधानसभा भवन में इस दौरान भाजपा के साथ बसपा, कांग्रेस तथा अन्य दल के नेताओं ने शोक प्रस्ताव में भाग लेकर भाजपा के विधायक अरविंद गिरी को शोक संवेदना व्यक्त की। सदन में समाजवादी पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं आया। विधानसभा मंडल पहले दिन ही सिर्फ 25 तक चला। इस दौरान सदन पार्टी नहीं पहुंचे समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने नेता सदन अखिलेश यादव के साथ सड़क पर ही संघर्ष किया। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। इस दौरान लखीमपुर खीरी के गोला गोकान के भाजपा के विधायक अरविंद गिरी ने निधन पर शोक व्यक्त किया। विधान भवन में सत्र में समाजवादी पार्टी का कोई सदस्य सदन में नहीं पहुंच सका। वह बाहर पदयात्रा के लिए पुलिस से जुड़ते रहे। सदन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया व सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव भी नहीं पहुंचे। शोक प्रस्ताव के दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कहीं पर भी अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। सपा के पैदल मार्च पर CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 करोड़ लोगों के हित के लिए डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार समाज में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। CM योगी ने आदित्यनाथ ने कहा कि विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी यहाँ अभाव और अराजकता के लिए जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी दल और व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं और बुराई नहीं है।
अगर उन्होंने अनुमति मांगी होती तो वो जो भी सरल मार्ग होता प्रशासन ने उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से यह उम्मीद करना कि वह किसी नियम या फिर किसी शिष्टाचार को माने, यह केवल एक कपोल कल्पना की कही जा सकती है। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यह दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। बात करते हैं लद्दाख से लेकर कारगिल तक कल भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिम्नोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल जानमाल के किसी भी नुकसान की खबर नहीं आई है। बता दें कि रविवार को पिछले 24 घंटे में दुनिया में 4 देश भूकंप से कांप उठे थे। भारत में कुछ राज्यों में भी झटके महसूस हुए, लेकिन ये ताइवान, जापान व चीन के मुकाबले काफी कमजोर रहे। ताइवान, जापान, चीन में हालात काफी खराब है। ताइवान में 6 की तीव्रता का भूकंप आया था। इसी के झटके इतनी तेज थे कि यहाँ कई इमारतें जमींदोज हो गई, सड़कों के बीच दरारें आ गई, कई पुल भी टूट गए हैं। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। ताइवान के अलावा जापान और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। कल से लेकर अब तक अकेले इन्हीं 3 देशों में करीब 50 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस हो चुके हैं। ताइवान में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। पात्राचौल भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सामना कर रहे शिवसेना नेता संजय राउत की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब विशेष अदालत ने राउत की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, उनकी जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट 21 सितंबर को संजय राउत की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए संजय राउत की हिरासत बढ़ाने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी ने संजय राउत को चार्जशीट की एक प्रति भी सौंप दी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी 60 वर्षीय राउत को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने राउत के घर पर सुबह छापा मारा था। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद देर रात तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के निर्देशक रहे प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी हैं। ईडी ने प्रवीण को फरवरी 2022 में गिरफ्तार कर लिया था। बताते हैं कि पात्राचौल घोटाले से प्रवीण ने 95 करोड़ रुपए कमाए और पैसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बांटा था। इसमें से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में थे। इस रकम में राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा था। ईडी वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी है। वर्षा ने बताया था कि ये पैसे उन्होंने फ्लैट खरीदने के लिए प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से लिए थे। ईडी की पूछताछ के बाद वर्षा ने पैसे माधुरी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक और दिल्ली बल्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तार के बाद भाजपा दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि आप विधायक के घर और ठिकानों पर पड़े छापे में हथियार और लाखों रुपए मिले हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का सत्ता में आने के बाद चाल और चरित्र बदल गया है। आदेश गुप्ता ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के घर में दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच के छापे में हथियार और लाखों रुपए मिले हैं। एक लाल डायरी भी मिली है जिसमें कई राज छिपे हुए हैं। यह कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेता ध्यान भटकाने के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं।
गुप्ता ने आपसे सवाल करते हुए कहा कि लाल डायरी में क्या लिखा हुआ है यह सबके सामने आना चाहिए, इसकी जांच हो। उन्होंने आरोप लगाया कि अमानतुल्लाह का संबंध अंडरवर्ल्ड और ISIS से है। भाजपा ने कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह के कहने पर फतेहपुरी मस्जिद के नीचे चलने वाले स्कूल को बंद कर दुकानों की दी गई थी। उस पैसे का उन्होंने अपने लाभ के लिए खर्च किया। घर पर छापेमारी होती है तो नकदी भी बरामद हो रही है, वहां असला भी मिल रहा है, वहां कारतूस भी मिल रहे हैं और एक लाल डायरी भी मिली है। ये रहस्यमयी लाल डायरी जिसके बाद आम आदमी पार्टी सत्ते में आ गई है, वो उल जलूल बातें कर रहे हैं। इस लाल डायरी का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के प्रिय विधायक अमातुल्लाह खां के आतंकवादियों से संबंध हो, अंडरवर्ल्ड से उनके संबंधों, उनकी सांठगांठ की ये कहानी लाल किताब कह रहा है। इस लाल किताब में हवाला ट्रांजैक्शन का भी सारी बातें उसमें छुपी हुई है और इसीलिए आम आदमी पार्टी रोज नित नए बयान उनके सामने आ रहे हैं। अपने आप को कान्हा भी कह रहे हैं कि हम तो कान्हा हैं। ये वही कान्हा है जो दिल्ली के अंदर शराब घोटाला करते हैं, राजस्व की चोरी करते हैं। ये वही कान्हा है जो दिल्ली में DTC बस घोटाला कर रहे हैं। इनके विधायक यहां कारतूस निकल रहे हैं, इनके विधायकों के यहां अवैध हथियार निकल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वो लगातार बयान बदल रहे हैं, इनके नेता बयान बदल रहे हैं और अभी भी ये सब बातें सामने आने के बाद लगातार मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। ना ही शराब घोटाले पर कुछ बयान दिया उन्होंने, ना ही अमातुल्लाह खां की गिरफ्तारी पर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली की जनता के साथ मिलकर जो आंदोलन चला रही है और दिल्ली की जनता का जो सहयोग और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इस अब तक आपने अब नेताओं को समर्थन करने के अलग अलग तरीकों को देखा होगा, लेकिन धर्मनगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अनोखा समर्थक सामने आया है। योगी समर्थक के रूप में जाने और पहचाने जाने वाले प्रभाकर मौर्य ने धर्मनगरी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। प्रभाकर मौर्य मंदिर में सुबह शाम आरती पूजन भी करते हैं। यही नहीं, प्रभाकर मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में करीब सैकड़ों गाने गाए हैं। यूट्यूब पर प्रभाकर मौर्य के लाखों की तादाद में फॉलोवर हैं। प्रभाकर मौर्य बताते हैं कि इस योगी के मंदिर के निर्माण कार्य में जो भी खर्च रहा है वह यूट्यूब से अर्जित हुए धन से ही बनाया गया है। प्रभाकर मौर्य ने योगी के मंदिर में भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त 2020 को किया था। ठीक उसी दिन जिस दिन रामलला के भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अयोध्या टाउन से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर परिवहन विभाग की क्षेत्रीय कार्यशाला के पीछे मौर्य का पूर्वा गांव में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्रभाकर मौर्य मंदिर में सुबह शाम आरती पूजन करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस खास मंदिर के निर्माण की चर्चा गांव-गांव फैल रही है। आपको बता दें कि योगी के मंदिर में योगी की धनुर्धारी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। यह आदमकद प्रतिमा 5 फुट 4 इंच की बताई जा रही है। इस हाइट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाइट के बराबर है। बता दें कि प्रभाकर मौर्य की कट्टर समर्थक हैं। कई बार योगी आदित्यनाथ ने इनको सम्मानित भी किया है। प्रभाकर मौर्य ने इस योगी मंदिर के निर्माण की लागत लगभग 5 लाख बताई है। ये पैसे प्रभाकर मौर्य को अपने YouTube चैनल से अर्जित किए गए हैं। इस चैनल पर प्रभाकर मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में करीब सैकड़ों गाने भी गाए हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।